कि जब तक भाईचारा जिंदा है हिंदुस्तान में, जो एकता की बुनियाद है भाईचारा, तो देश की इमारत खड़ी है। यह अल्लामा इकबाल साहब ने कहा। क्या बात है? तो बात क्या है? वही भाईचारा है, वही आपसी मोहब्बत है कि हिंदुस्तान, रोम मिट गए जहां से, यूनान मिट गए जहां से, लेकिन अभी निशान हमारी बाकी है। टिकट मिला था क्या आपको? हाँ, 95 में हमको बुलाकर टिकट उन्होंने दिया, लेकिन उनके साले बाबू हैं साधु यादव जी, यहाँ MP रहे हैं, विधायक भी रहे हैं बेचारे, लेकिन उनको हमें मंजूर नहीं था। हमारी जो स्टाइल है या हमारी कहिए कैरेक्टर है, उनको पसंद नहीं था। और किस कैरेक्टर का आदमी खोजते हैं, तो उन्होंने हमारा कहिए कि सिम्बल ले लिया और उन्होंने रामतार जी को दे दिया। वो विधायक हो गए बेचारे। हाँ, सिम्बल छीन कर उन्होंने दे दिया। बेचारे उस समय टिकट बांटा करते थे। आज एक टिकट के लिए बड़ा प्रयत्न किए, लेकिन इनको भी टिकट नहीं। 1995 का जिक्र आप कर रहे थे। 1995 से एक लंबा समय अभी 2022 आ चुका है, और इतने दिनों में जिस पार्टी के लिए आपने अपना पूरा जीवन दिया, हम लोगों ने भी कई बार आपको देखा है, तो आखिर वो पार्टी आपके साथ आपको किनारा करके क्यों? हम अंधभक्त नहीं है, न कर्पूरी ठाकुर के हैं, ना अम्बेडकर साहब के हैं, ना गौतम बुद्ध के हैं। भक्त है, बिल्कुल सच्चा भक्त। इसमें तो अंधभक्त नहीं है जो आज हमारे नौजवान अंधभक्त बने। जब हम लोग दल हुआ करता था, तो साइकिल पर हरा झंडा लेकर हम लोग जब गांव में घूमते थे, उधर देवदत्त राय घूमते थे, हम इधर घूमते थे, रैली होती थी तो वह बैकुंठपुर से ले जाते थे, गोपालगंज से हम ले जाते। यही दो आदमी हम लोग इसको सींचे हैं, खून दिए हैं, हम लोग दोनों आदमी फाउंडर हैं। वर्तमान परिवेश है, पहले के नेता को हुआ करते थे और वर्तमान में जो लोग नेता हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? हम इसको ऐसे देखते हैं, पहले के नेता यानी 100% नहीं, 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने इस राजनीति को एक सेवा की भावना से उसको एडॉप्ट किया और कभी भी दौलत की तरफ ताके नहीं। इसलिए उनका चरित्र आचरण लोगों ने अपनाया। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और संघर्ष की अधूरी दास्तां में नए मेहमान के साथ आप जिन्हें कैमरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम रामनाथ साहू है। गोपालगंज के वरीय अधिवक्ता हैं, गोपालगंज कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल एवं तमाम सामाजिक कार्यों में और राष्ट्रीय जनता दल के साथ लंबे समय से राजनीति में भी सक्रिय हैं, सामाजिक जीवन में भी बेहद सक्रिय रहते हैं। स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग आपके शिक्षा पर बात करेंगे कि शिक्षा कैसे शुरू हुई और कहाँ तक शिक्षा आपने कैसे ग्रहण किया। मैं BA गोपालगंज से किया, लॉ की पढ़ाई मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण सिंह लॉ कॉलेज से किया, और 1981 में मैं ज्वाइन किया एज ए लॉयर गोपालगंज सिविल कोर्ट में। उस दौरान पहला दिन था जब मैं गया, तो एक मुसर जाति का जिसका नाम लंगड़ मुसर था, आज उसके परिवार के लोग हैं, वह मिला। वो अपने गांव के ठीक सामने रहने वाले एक रामाशंकर सिंह अधिवक्ता जमींदार फैमिली से आते थे, उनसे लड़ाई हुई थी और उस पर केस हुआ था। उसका कोई केस लड़ने वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक पार्टी वकील था। तो हम मिले उसे, मेरे वकालत की शुरुआत वहाँ से शुरू हुई और मैंने महसूस किया उसका केस लड़कर हमने महसूस किया कि इंसान अगर संघर्ष करे, सिर्फ अपने लिए नहीं, एक समाज के लिए, और समाज कैसा हो यह आज युवा वर्ग के लोग जाने और समझें कि समाज किसे कहते हैं। ये बैकवर्ड समाज, फॉरवर्ड समाज, अकलियत समाज, दलित समाज, ये समाज नहीं है। तो एक समाज बने, समाज की जो परिकल्पना होनी चाहिए वास्तविक रूप से हो, और इसके लिए हम लोग जीवन भर संघर्ष किया। और नौजवानों से उम्मीद है, जैसी कि हवा देश में चल रही है, ये वायरस चल रहा है जातिवाद और धर्म का, जो जातिवाद धर्म जिस पर हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रहार किया है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, राजेंद्र बाबू हों, महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, ऐसी ऐसी हस्तियां कभी भी धर्म और जातिवाद की लड़ाई में कहीं उन लोगों ने साथ नहीं दिया, समाजवाद का साथ दिया। वह समाजवाद, वह समाज जहां सभी बराबर हों, सबका हक बराबर हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान सुअवसर मिले। ये सपना भगत सिंह का भी था, जो एक क्रांतिकारी थे, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान किया।
उनका भी यही सपना था। तो हमारे नेताओं ने जो विरासत छोड़ कर गया, वह विरासत है भाईचारा का, वह विरासत है प्यार और मोहब्बत का। और आज हमारे देश में मैं खासकर उन नौजवानों से कहना चाहूँगा जो आज जातिवाद और धर्म के अंध भक्त बने हुए हैं, आप अपना बिगाड़ रहे हैं, अपना देश का बिगाड़ रहे हैं। मैं उनको एड्रेस करके कहना चाहूँगा कि ऐ नौजवान, आज तुम्हारी ज़रूरत है। आज देश को जितना पानी और हवा की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इंसानियत की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आज मैं समाज के हर वर्ग को लोग को मैं ये कहना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर कि मैं भी अपना पॉलिटिकल लाइफ जेपी आंदोलन से शुरू किया और उस समय हम लोग के नेता कर्पूरी ठाकुर मिले। मैंने उनमें देखा कि इनमें समानता का विचार है, सबका अधिकार चाहते हैं। मैं उस समय कोई मार्क्सवादी नहीं था, लोहियावादी नहीं था, क्योंकि मैं उन लोगों को पढ़ा नहीं था। मैं पहली बार जीवन में कर्पूरी ठाकुर को देखा तो मुझे लगा कि मैं समाजवाद पढ़ लिया, मैं मार्क्सवाद पढ़ लिया और मैं उस पर चलने लगा। उनके मरने के बाद लालू यादव का नेतृत्व आया। राजनीति में मतलब आपका पदार्पण कब हुआ? 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ। उस समय इमरजेंसी लागू होने की बात चल रही थी, नेताओं का दमन हो रहा था, छात्राओं की मांग नहीं मानी जा रही थी, छात्राओं की गिरफ्तारी हो रही थी। तो 74 साल का बूढ़ा जयप्रकाश नारायण, हिंदुस्तान में एक आदर्श हैं जयप्रकाश नारायण कि वो सत्ता से हमेशा दूर रहने वाले नेता रहे। नहीं तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए। अगर महात्मा गांधी के बाद इस देश में राजनीति का जो सही अर्थ और मूल्य है, उस पर जो खरा उतरने वाला कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के लीडरान में पैदा हुए, तो वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। ये हस्तियां ये नौजवानों को बताई कि ईमानदारी से बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई नहीं होती। ये जयप्रकाश नारायण ने बताया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया, डॉक्टर अंबेडकर ने बताया। आज नौजवान दोस्तों, बच्चों, आज कमी है। हम अंबेडकर को नहीं पढ़ पाए, हम लोहिया को नहीं पढ़ पाए, हम गांधी को नहीं पढ़ पाए, हम पटेल को नहीं पढ़ पाए। आज पढ़े होते तो आज जो देश फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है, नौजवान तुम्हें रोकना है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई हिंदुस्तान में हो रही है और ये सब नौजवान को ये लत की बीमारी हो गई है। जबकि पूरी दुनिया की निगाह है कि हिंदुस्तान एक युवा देश है, यहाँ अपार संभावनाएं हैं, ये वर्ल्ड को गाइड कर सकता है अपने युवाओं के बल पर। बिल्कुल। तो पश्चिमी ताकतें जो हैं, ये धर्म के आधार पर, ये जातिवाद के आधार पर, ऐ नौजवानों, जात पात अपने जीवन में कभी नहीं करना, धर्म मजहब की लड़ाई में कभी नहीं लड़ना। तुम्हारा विकास समाज और देश और दुनिया का विकास रुक जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ट्रूथ है। तो इन नौजवानों को मैं ये कहूँगा, तुम उनको पढ़ो और जानो कि कैसे देश बनता है, समाज बनता है। जो हमारे पूर्वजों ने विरासत छोड़ी है, उसको संभाल कर रखना है। अम्मा इकबाल साहब ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। एक लाइन उन्होंने कहा, क्या बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। इस लाइन में जानते हैं कितना दम है? दम है कि जब तक भाईचारा जिंदा है हिंदुस्तान में, जो एकता की बुनियाद है भाईचारा, तो देश की इमारत खड़ी है। यह अम्मा इकबाल साहब ने कहा। क्या बात है? तो बात क्या है? वही भाईचारा है, वही आपसी मोहब्बत है कि हिंदुस्तान, रोम मिट गए जहाँ से, यूनान मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी निशान हमारी बाकी है। क्या बात है। अच्छा, राजनीति में जब आप लालू जी के साथ जब आप जुड़े, उसके आगे का क्या किस्सा था? हाँ, तो कर्पूरी ठाकुर के मरने के बाद ये लालू यादव अपोजिशन के लीडर हुए। हम लोगों ने देखा कि चलिए अब तो कर्पूरी ठाकुर चले गए, तो हम लोग के ये लीडर हो गए। हम लोग उनके साथ आना जाना, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। 85 में हम टिकट मांगने गए तो उन्होंने कहा कि देखो बुनिया नहीं जीतेगा, तो गोपालगंज से। हाँ, तो अंबिका यादव को उन्होंने 85 में दे दिया। उस समय कर्पूरी ठाकुर थे जिंदा, लेकिन उन्होंने, लालू यादव ने
कह दिया कि नहीं अंबिका जी को टिकट दिया जाए। अंबिका जी अभी जिंदा हैं, इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे राजद के दोस्त भी जानते हैं। तो लालू यादव ने कहा कि नहीं, लेकिन 90 में मेरे लिए बेचारे प्रयत्न किए, लेकिन सुरेंद्र भाई उस समय इंडिपेंडेंट थे और राजद और लोक दल और जनता पार्टी का विलय हुआ था, तो जनता दल बन गया था जब बीपीसी 89 में देश के प्रधानमंत्री होने वाले थे, उस समय की घटना है। तो ये हम लोग के लालू यादव मित्र हो गए और नेता भी हो गए। टिकट मिला था क्या आपको? हाँ, 95 में हमको बुलाकर टिकट उन्होंने दिया, लेकिन उनके साले बाबू हैं साधु यादव जी, यहाँ MP रहे हैं, विधायक भी रहे हैं बेचारे, लेकिन उनको हमें मंजूर नहीं था। हमारी जो स्टाइल है या हमारी कहिए कैरेक्टर है उनको पसंद नहीं था, और किस कैरेक्टर का आदमी खोजते हैं, तो उन्होंने हमारा कहिए कि सिम्बल ले लिया और उन्होंने रामतार जी को दे दिया, वो विधायक हो गए बेचारे। हुआ टिकट, हाँ, सिम्बल छीन कर उन्होंने दे दिया। बेचारे उस समय टिकट बांटा करते थे, आज एक टिकट के लिए बड़ा प्रयत्न किए, लेकिन इनको भी टिकट नहीं मिला। वाह रे वाह, टिकट बांटने वाले टिकट लेस हो गए। खैर, ये वक्त की बात है। तो नौजवान आज देश के निर्माता है। ये 54 करोड़ देश, ये 54 करोड़ आबादी वाला देश नौजवानों का, पश्चिमी देश की नज़र है कि इसको तोड़ो, और तोड़ रहा है, ड्रग्स के द्वारा तोड़ रहा है, पश्चिमी कल्चर लाकर तोड़ रहा है। आज हमारे लड़के पश्चिमी कल्चर के शिकार हो रहे हैं। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, जो एक मिसाल है, जो दुनिया को संदेश देता है कि अगर हिंदुस्तान में, अगर धरती पर कहीं मोहब्बत पैदा हुआ, भाईचारा पैदा हुआ, तो वह धरती का नाम हिंदुस्तान है। और आज दुनिया हिंदुस्तान को सलाम करती है, आज से नहीं जमाना से, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान रो रहा है। कसूर मेरा नहीं नौजवान दोस्तों, ये संघर्ष की अधूरी कहानी कि हमारे भाई लोग आए हैं, मैं इनको धन्यवाद देना भूल गया, माफ़ कीजिएगा। पहले आप लोगों को हम धन्यवाद दें कि इस नाचीज़ को आप लोगों ने इस कदर समझा कि हमारे डेरे पर आकर कुछ मेरे विचार जानने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का। टिकट जब आपको मिला, छीन लिया गया, लालू जी से क्या बात हुई? तो उस समय मैं पीपी हुआ करता था और रिजाइन कर दिया था लालू जी के कहने पर। तो मैं इतना उनसे नाराज हुआ कि मैं सलाउद्दीन अहमद, हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद थे प्रैक्टिस में, उनको हमने चार्ज दे दिया। सलाउद्दीन साहब अब हमारे लिए पैरवी करने चले गए। विश्वनाथ सिंह कामरेड, जो विश्वनाथ सिंह अमीरगंज के विधायक हुआ करते थे, तो लालू यादव ने कहा कि उसको ज़रूरत नहीं है और आप उसके पैरवी करने चले आए हैं। 3 साल हो गया, अभी तक नहीं कहा कि हमको फिर पीपी बना दीजिए। अब मैंने कहा कि नहीं जाएंगे, इसलिए कि भाई एक बार हम रिजाइन कर दिए, टिकट कहा देने के लिए नहीं दिया। लगभग 3-4 साल उनसे हम जुदा रहे। अब धीरे धीरे जुदाई बढ़ने लगी। फिर यदा कदा हम लोग मिले, बहुत अच्छा से मिले, लेकिन इधर थोड़ा कम मिलना शुरू हुआ जब वो बीमार हो गए, जेल चले गए। 1995 का जिक्र आप कर रहे थे। 1995 से एक लंबा समय अभी 2022 आ चुका है, और इतने दिनों में जिस पार्टी के लिए आपने अपना पूरा जीवन दिया, हम लोगों ने भी कई बार आपको देखा है, तो आखिर वो पार्टी आपके साथ आपको किनारा करके क्यों चली? चूंकि पार्टी तो कर्पूरी ठाकुर की थी जी, फसल उन्होंने लगाया था, इसमें दो राय नहीं है जी। हम लोग उन्हीं के शरण में गए हुए थे, उनके शरण क्या, उनके विचारों के शरण में। हम अंधभक्त नहीं हैं, न कर्पूरी ठाकुर के हैं, ना अम्बेडकर साहब के हैं, ना गौतम बुद्ध के हैं। भक्त हैं, बिल्कुल सच्चा भक्त, इसमें तो नहीं, अंधभक्त नहीं है। जो आज हमारे नौजवान अंधभक्त बन रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, समझ नहीं रहे वो तीर आप ही को लगेगा एक दिन। हाँ, तो मैं कह रहा था, सवाल आपका था 95। हाँ, तो ये हम आए, लेकिन लालू यादव का जब इसमें आया, वर्चस्व आया, उसके बाद जब हम लोग दल हुआ करता था, तो साइकिल पर हरा झंडा लेकर हम लोग जब गांव में घूमते थे, उधर देवदत्त राय घूमते थे, हम इधर घूमते थे, रैली होती थी तो वह बैकुंठपुर से ले जाते थे, गोपालगंज से हम ले जाते। यही 2 आदमी हम लोग इसको सींचे हैं, खून दिए हैं, हम लोग दोनों आदमी फाउंडर हैं। ये पूरे गोपालगंज राजद के सारे लोग, क्या विपक्ष के सारे लोग जानते हैं, सारे नेता जानते हैं। तो हम लोगों ने किया, तब हम सोचे कि भाई सनक मिली कि हम भी टिकट के दावेदारी करें। दावेदारी किया, उसके बाद अब ये दल धीरे धीरे बैलगाड़ी से होते जीप से, अब तो स्कॉर्पियो पर लोग चलने लगे। अब उसमें हम लोग शूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब इस दल में हम लोग थोड़ा आना जाना कम किया है।
अच्छा स्वास्थ्य भी जो है जवाब दे दिया। जवाब क्या दे दिया, मैं थोड़ा परमिट नहीं करता है। और मैं अब सोचा कि अच्छा है विधायक बनने से, अच्छा है जब विधायक बनकर लोगों को ही सेवा करनी है, तो हमने वकालत को चुना और उसमें मेहनत करना शुरू किया। जो आपका सवाल है, 95 के बाद बड़ी मायूसी लगी हाथ, और मैं 2000 में चुनाव लड़ गया इंडिपेंडेंट। अच्छा, निर्दलीय लड़े थे? हाँ, 2000 में जब साधु यादव को टिकट मिला था। कितना मत तो मिला? मेरा दावा था, बता रहे मत बता रहे, मेरा दावा था कि अगर राम अवतार का टिकट काट कर लाल बाबू देवदत्त राय का टिकट काटकर आपने लाल बाबू को दिया, राम अवतार को टिकट काटकर साधु यादव को क्यों दिया, रामनाथ साहू को क्यों नहीं दिया? ये यहाँ के गोपालगंज शहर के सारे वैश्य बंधु भाई हमारे दरवाजे पर आ गए और कहे कि नहीं आप रिजाइन कीजिए। रिजाइन किए, फिर दोबारा हमको लालू यादव बना दिए थे, बिना कहे हुए बना दिए थे। हाँ, फिर दोबारा बना दिए। फिर हमको रिजाइन जनता के मांग पर, पूरे वैश्य खासकर वैश्य बंधुओं के मांग पर आकर हमको घेर कर कंधा में ले जाकर रिजाइन करा दिए और चुनाव लड़ा दिए। हम चुनाव लड़े तो मेरा ये दावा था कि भाई ये अन्याय हुआ है। उस समय से मैं लगभग राजद के गतिविधियों से थोड़ा अलग रहने लगा। लेकिन जो राजद की आत्मा है, जो वाकई कहती है और करती है वो जाने, जो कहती है वह काम मैं कर रहा हूँ। तो राजद से ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए। बिल्कुल। मैं भी समाजवाद का ही प्रचार कर रहा हूँ, भाईचारा का प्रचार करना हो। इसीलिए भारत के संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिख दिया, 1956 में जब लागू हुआ संविधान, उस समय का लिखा हुआ जो आत्मा है, संविधान की आत्मा है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत के संविधान में दिया है। और आज वह बंधुत्व डगमगाने लगा है तो हिंदुस्तान घबराने लगा है। न जाने किस मोड़ पर किस इसकी क्या आर्थिक दशा होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नौजवानों उठो, ड्रग्स के नशा को हिंदुस्तान से बाहर निकालो। ज़रूरत है तुम्हारी, देश तुम्हें बचाना है, देश का भार तुम्हारे कंधे पर। और याद रखना, कभी धर्म और जातिवाद के चक्कर में ना आना, क्योंकि मैं इसका लंबा अनुभव किया हूँ। चलिए, मैं भी शिकार हुआ हूँ जातिवाद का। थोड़ा हम भी मज़ा इसका चखे हैं भाई। और हमने देखा है कि ये जो है, अरे शराब से, जहर से भी जहरीली है ये जातिवाद और धर्म मजहब। हम पर भी बैकवर्डवाद का ठप्पा लगा, इसमें दो राय नहीं है। हमने भी गलतियाँ की, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि वो हमारी गलतियाँ थी। अब जो है अपने लोगों को सजग करता हूँ, सावधान रहना। यहाँ तक अपने बेटे को सजग कर दिया हूँ। तो बेटा कहा कि नहीं पापा, हम तो आपके बैकिटम के लेवल को हटाने के लिए 10 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा है, हम आगे हैं आपसे, नहीं तो ठीक है, जो हम चाह रहे हैं तो तुम तो पहले ही से कर रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे। अभी जो वर्तमान परिवेश है, पहले के नेता एगो हुआ करते थे और वर्तमान में जो लोग नेता हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? हम इसे ऐसे देखते हैं, पहले के नेता यानी 100% नहीं, 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने इस राजनीति को एक सेवा की भावना से उसको एडॉप्ट किया और कभी भी दौलत के तरफ ताके नहीं। इसलिए उनका चरित्र आचरण लोगों ने अपनाया और समाज में इसका लाभ मिला। लाभ आज दिखाई देता है। आज जितनी विषमता समाज में है, पहले नहीं थी। इसका मतलब ये भी दर्शाता है कि पहले के नेता हमारे जातिवादी नहीं थे, ईमानदार थे। तो आज ज़रूरत है वैसे वैसे नेताओं और उनके विचारों की। तो उस समय ऐसा था। और आज जितने नेता 99% मैं कहता हूँ दावे के साथ, चाहे किसी भी दल हो, मैं तो यहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी की भी बात करता हूँ, इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमको लगता है कि नाम के कम्युनिस्ट हैं। इसलिए ये लोग जो है विपक्ष में 99% लोग हैं, रूलिंग के 99% लोग, इन्होंने पॉलिटिक्स को एक बिजनेस बना लिया है, व्यवसाय बना लिया है। अब ये समझते हैं कि स्कॉर्पियो पर चलना, 10 बॉडीगार्ड लेना, एसी में सोना, हर जगह फ्लैट हो जाना, ये इनकी दिनचर्या सोच में शामिल हो गई है। इसलिए इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए इनके जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण जात पात और धर्म मजहब है। जिस दिन धर्म मजहब और जात पात से नौजवान उठ जाएंगे, कोई गलत आदमी लोकसभा और विधानसभा जो जनता का महापंचायत है उसमें जाने से वंचित हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा हादसा हुआ
कि एकाएक 90% अच्छे लोग चुन के आते थे, नेताओं का एक अलग सम्मान हुआ करता था, और एकाएक क्या हो गया कि सब बदल गया, अच्छे लोग चले गए? इसका सबसे बड़ा कारण जातिवाद और धर्म मजहब की लड़ाई है, सबसे बड़ा कारण मैं इसी को मानता हूं। अगर ये इस चेंज हो जाए और बहुत क्रिमिनल्स भी चले जाते हैं, अनपढ़ गंवार भी चले जाते हैं जातिवाद के नाम पर, तो हम मुख्य कारण इसको जातिवाद और धर्म मजहब ही समझते हैं। तो ये हमारे साथ रामनाथ साहू जी थे। संघर्ष की अधूरी दास्तां में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम मिलेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।